मॉर्निंग क्लास। आज आप जो दिख रहे हैं फ्लो चार्ट में, आपने देखो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए पढ़ लिया था मेटलर्जी। इसका मतलब हमने जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं उनको हम कैसे अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं वो हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम आ रहे हैं टॉपिक मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए क्या करते हैं। देखो पहला स्टेप तो सबके लिए सेम था, जो हमने सांद्रण किया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया था या बेनिफिकेशन ऑफ ओर किया था, वो हमने कर लिया था। अब जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो दो प्रकार में एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो वो उनका अयस्क जो होगा वो कार्बोनेट अयस्क होगा, मतलब जैसे फॉर्मूले में CO3 आता है ना, तो ऐसे यौगिक हों तो वो कार्बोनेट अयस्क होता है, या वो सल्फाइड अयस्क बनाती हैं ज़्यादातर। अगर ऑक्साइड हो तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो मकसद है ये स्टेप में जो हम कर रहे हैं, जिसे हम निस्तापन या भर्जन बोल रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, निस्तापन और भर्जन करने के उपरांत धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो अगर हमारे पास ऑक्साइड है तो हमें कुछ नहीं करना धातु का मध्यम वर्गीय का, लेकिन अगर वो किसी और फॉर्म में है, चाहे वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो, चाहे कार्बोनेट की फॉर्म में हो, चाहे सल्फाइड की फॉर्म में हो, हमारा मकसद है उस धातु को किस में लेके आना, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। ठीक है। अभी जो धातु का ऑक्साइड परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, इसमें दो स्टेप आते हैं, दो अलग अलग स्टेप है। मतलब अगर आपके पास कार्बोनेट होगा या आपके पास हाइड्रोक्साइड होगा तो आप ये स्टेप करोगे, लेकिन अगर आपके सल्फाइड अयस्क है तो आप भर्जन वाला स्टेप करोगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निस्तापन एंड भर्जन? निस्तापन को बोलते हैं बेटा हम कैल्सिनेशन, और भर्जन को बोलते हैं हम रोस्टिंग। ठीक है ना। तो एक बार हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या है डिफरेंस। ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड में ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ निस्तापन। निस्तापन और भर्जन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर का डिफरेंस आता है। भर्जन, निस्तापन को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और इसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, दोनों ही में परिस्थितियों में, चाहे वो कैल्सिनेशन हो चाहे वो रोस्टिंग हो, गर्म करना ही प्रक्रिया होती है कि गर्म करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर। इसमें भी सिमिलैरिटी क्या है, हीटिंग ऑफ ओर। अब आगे मैं लिखूंगी तो डिफरेंस आ जाएगा वो। अभी तक क्या है, सिमिलैरिटी। कैल्सिनेशन में भी हीट करते हैं ओर को और रोस्टिंग में भी हीट करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन के अंदर जब हीट करते हैं तो अब्सेंस में करते हैं ऑक्सीजन के, इन अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ठीक है ना, इन अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही जलती है ना कोई चीज़। तो अगर आप उसको एयर में से ऑक्सीजन नहीं दे रहे, उसको हवा प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, सिर्फ जला रहे हो आप उसको, तो वो क्या है, वो हीट करना है, तो वो निस्तापन है, कैल्सिनेशन है। और अगर हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, तो अगर आप धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो, अयस्क को गर्म करते हो, तो वो जो है वो भर्जन होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पहला डिफरेंस है ये। हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखोगे कि इस वाले के लिए कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना, इसके लिए आप लिखोगे भर्जन के लिए वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस समझो। अब दूसरा डिफरेंस जो है, यहाँ पे हमारा था निस्तापन और यहाँ पे था भर्जन। ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप जो है हमारा, दूसरा वो ये कहता है कि जब आप उसको हीट करोगे, जैसे मान लो ये कौन सी अयस्क के लिए था, आप पहले अयस्क की लिख लो, ये था कार्बोनेट अयस्क के लिए, और ये कौन सी किसके लिए था, ये था सल्फाइड अयस्क के लिए। कार्बोनेट के साथ साथ अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड है तो भी आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर OH आता है, CO कार्बोनेट के अंदर क्या आता है, CO3 -, उसके अंदर क्या होता है, OH-। सल्फाइड के अंदर क्या होता है, S2-। ठीक है ना। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या, मतलब तीसरे डिफरेंस पे। तीसरा डिफरेंस क्या है, देखो मैंने मान लो गर्म किया, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और जब मैंने इसको गर्म किया तो मेरे पास कैल्शियम का ऑक्साइड बना और CO2 बन गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मैं यहाँ पर
किसको, मान लो हमारे पास दूसरी कोई धातु है जिसके पास सल्फाइड है, और जब मैंने इसको, अब इसको मैं किसकी परिस्थिति में गर्म कर रही हूँ, ऑक्सीजन की में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस में SO2 निकल जाएगी। डिफरेंस समझ में आ गया? गैसेस निकल रही हैं लेकिन अलग अलग निकल रही हैं, एक में CO2 निकल रही है, एक में सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, अगर कोई आपसे सिमिलैरिटी पूछेगा तो ध्यान किया होगा, यहाँ इस साइड कौन सा बना था, मैंने मिटा दिया गलती से, इस साइड बना था, ये इस साइड बना था, ये दोनों ही क्या हैं, ऑक्साइड। तो अगर कोई आपसे सिमिलैरिटी पूछता है, समानता पूछता है, तो आप कहोगे दोनों में ही अयस्क को गर्म करना पड़ता है, और दोनों के अंदर ही बाद में गर्म करने के उपरांत हमें धातु का ऑक्साइड मिलता है। और डिफरेंस आपको अभी बता दिए थे, 3 डिफरेंस हो गए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके पास धातु का ऑक्साइड आ गया है, देखो अगर आप कार्बोनेट अयस्क होगा तो आप कैल्सिनेशन करके धातु का ऑक्साइड बना लोगे, और अगर सल्फाइड अयस्क है तो आप भर्जन करके बना लोगे धातु का ऑक्साइड। अब धातु का जो ऑक्साइड आया है उसको हम अपचयन करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास आया ये, अपचयन कैसे करते हैं बेटा, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ध्यान करो, फर्स्ट चैप्टर में आया था अपचयन कि ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो मैं इसको कार्बन से गर्म कर दूं, कार्बन मतलब कोक से या चारकोल से, किसी की कार्बन से आपने गर्म किया, हम कोक से ही करते हैं मोस्टली। कोक एक कार्बन का एलोट्रोप होता है बेटा, अपरूप होता है। हमने गर्म किया तो क्या बना हमारे पास, Zn प्लस में CO आ गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये निकल जाएगी, हमारे पास धातु क्या आ गई, जिंक आ गई है। अब जो ये धातु जो हमें मिली है, ये हमें अपचयन करने के बाद थोड़ी कम शुद्ध होगी, फिर हम धातु का क्या कर देंगे, शोधन। शोधन कल बताया था ना आपको, रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग। शोधन प्रक्रिया क्या थी, जब हमें अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि, द मेथड ऑफ या प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग 100% मेटल फ्रॉम द क्रूड मेटल, इम्प्योर मेटल, ठीक है। तो आज हमने मध्यम वर्गीय पढ़ ली है, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे जब बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु होती है तो उनका मेटलर्जी प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।